अगली बात करते हैं डेस्कटॉप सिस्टम की। तो देखो, अगर हम डेस्कटॉप सिस्टम की बात करें तो सिंपल जो हम डेस्कटॉप पीसी यूज करते थे, जो कि आपका सिंपल ना तो मल्टी यूजर था ना ही मल्टीटास्किंग था, ठीक है। और सिंपल उसका गोल क्या था? सिंपल आप क्या करते थे, सीपीयू को मैक्सिमाइज करने का काम करते थे, पेरिफेरल को यूटिलाइज करने का काम करते थे, और आप सिंपल यूजर के कन्वीनियंस और रिस्पॉन्स पे काम करते थे। वो आपके सारे के सारे सिस्टम डेस्कटॉप सिस्टम हुआ करते थे, जो हम पहले यूज करते थे, ठीक है। अब बात करें हम, तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ जहां एनवायरमेंट जो है ना, कंप्लीट एनवायरमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। अब यहाँ एनवायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहां हम एनवायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि अगर मान लो, जैसे यहां पास हमारे पास कंप्यूटर्स हैं सारे और एक कनेक्टेड है, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ठीक है। हर कंप्यूटर के पास अपना मेमोरी होगा, पहली बात तो समझो, अपनी मेमोरी और अपना डिस्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि हर जो नोड होगा, जो कनेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर नेटवर्क से, वो कैसे हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर में हो रहा है। मतलब हर कंप्यूटर के पास, ये कहना चाहिए जो हर नोड है, हर नोड के पास अपना मेमोरी और अपना डिस्क है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। ये सारे ऑटोनोमस कंप्यूटर है, अपने आप में सफिशिएंट है, सबका अपना मेमोरी है, सबका अपना डिस्क है, सबके पास अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, सब कुछ अपना अपना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का? ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिस्टमेटिक शेयरिंग आप बोल सकते हो। तो मतलब रिसोर्स शेयरिंग हो गया, सिस्टमेटिक शेयरिंग होगा, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो, फाइल्स को शेयर कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कंप्यूटर आपस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन हर सिस्टम जो होगा वो ऑटोनोमस होगा। अगर ऑटोनोमस है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इनके पास खुद की मेमोरी, खुद के डिस्क, खुद की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी। तो द मोटिवेशन बिहाइंड डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम is the availability of powerful and inexpensive microprocessor and advance in communication technology, ठीक है। मेन बेनिफिट क्या होता है? लो प्राइस और परफॉर्मेंस रेशियो आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबके पास अपना अपना कहना चाहिए सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, बस वो कनेक्ट किस लिए हो रहे हैं? डेटा शेयर करने के लिए, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, फाइल्स या जो भी कह लो, शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर परफॉर्मेंस देन द सिंगल सिस्टम इफ वन पीसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मैल फंक्शन। बट ऑब्वियसली यहां भी ये फायदा हो जाएगा, अगर कोई एक सिस्टम फेल होता है तो आप इसके कहना चाहिए प्रोसेस को दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो या टास्क को शिफ्ट कर सकते हो। तो इफ वन पीसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मैल फंक्शन और करप्ट, देन अदर नोड और पीसी विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। मोर रिसोर्सेज कैन बी एडेड इजिली, रिसोर्सेस आप इजिली ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर रिसोर्सेज को आप शेयर्ड भी कर सकते हो, जैसे प्रिंटर को आप शेयर्ड भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें सिस्टम में। डिसएडवांटेज क्या है? अब शेयरिंग होगी तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, शेयरिंग के चलते कुछ मैसेज लॉस्ट भी हो सकते हैं क्योंकि नेटवर्क में है, बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि शेयर कर रहे हैं सारे के सारे नेटवर्क को, ओवरलोडिंग भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर डेटाबेस कनेक्टेड ऑन लोकल सिस्टम एंड मेनी यूजर एक्सेसिंग दैट डेटाबेस थ्रू रिमोट और डिस्ट्रीब्यूटेड वे, तो परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग एक ही डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही टाइम पे अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल सिस्टम के थ्रू, तो परफॉर्मेंस आपकी वीक हो सकती है, ठीक है। द डेटाबेस इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट देन सिंगल यूजर सिस्टम। अब सिंगल यूजर सिस्टम में जो डेटाबेस होगा उसको कहना चाहिए हैंडल करना, और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हैंडल करना, दोनों ही डिफरेंट होगा, इसमें टफ होगा।
तो जितने भी आपके सर्वर साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे कि आपने सुना होगा विंडोज सर्वर 2003, 2008, 2012, उबुंटू, लाइनक्स, अपाचे, जो सर्वर हैं सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब अगर हम इसको बोले ये लूजली कपल्ड भी है, अगर आप देखो तो ये लूजली कपल्ड भी कहलाएंगे। लूजली कपल्ड क्यों कहलाएंगे? हर कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी, अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइस, अपना डिस्क है, तो ये लूजली कपल्ड है, मतलब सबका अपना एनवायरमेंट है, सबकी अपनी मेमोरी है, सबकी अपनी डिस्क है, लेकिन सभी एक नेटवर्क से कनेक्ट है। देखो, सभी एक नेटवर्क से कनेक्ट है। तो फेलियर के केस में आप टास्क को असाइन कर सकते हो। और टाइटली कपल्ड में क्या होता है? हर प्रोसेसर जो होता है उसके पास एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है, लेकिन मेमोरी शेयर्ड होती है, ध्यान रखना। जब टाइटली कपल की बात करते हैं तो सबकी स्पेसिफिक ड्यूटी होती है, लेकिन शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं। यहां मेमोरी डिवाइसेस शेयर्ड नहीं होते हैं, लूजली कपल्ड में शेयर्ड नहीं होते हैं। अब आगे हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हम टाइप की बात कर सकते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा है, क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में हमारे पास एक सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट होंगे। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बेस पे सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। फिर यहाँ पीयर टू पीयर सिस्टम क्या होता है? पीयर टू पीयर सिस्टम आपका लूजली कपल्ड होता है, लूजली कपल्ड। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो पीयर टू पीयर सिस्टम हो गया, ठीक है, अब पीयर टू पीयर सिस्टम में हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो गया? डिफरेंट सीपीयूज हो गए, देखो। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो जो ये पूरे जो सीपीयू हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे? पीयर से कनेक्ट हो रहे हैं। पीयर मतलब हमारे पास सीपीयू यहां देखो मल्टीपल हो गए, मल्टीपल सीपीयू हो गए। ठीक है। यहाँ लूजली बोलना गलत है, लूजली कपल्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि लूजली कपल्ड में तो हमारे पास क्या होता कि सबके पास, हमारे पास मेमोरी जो होती और डिस्क होता वो सबके पास अपना इंडिविजुअल होता, तो लूजली नहीं होगा। लेकिन पीयर टू पीयर सिस्टम में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मल्टी प्रोसेसर होगा। पीयर टू पीयर में मल्टी प्रोसेसर होगा। मल्टी प्रोसेसर मतलब आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हो गए और मेमोरी एक ही है, एक ही मेमोरी को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम की। अब एक क्लस्टर्ड सिस्टम क्या होता है? ठीक है। अगर आप देखो इनमें थोड़ा थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है। ठीक है। तो आपको जो डिफरेंस है वो आप देखोगे थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस आएगा। तो अगर हम क्लस्टर सिस्टम की बात करें तो क्लस्टर सिस्टम में है क्या? क्लस्टर सिस्टम में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है। ठीक है। इस लैन से आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है। जिनको हम बोल रहे हैं नोड्स, ये आपके कनेक्टेड है। ठीक है। तो आपने क्या कर दिया? मशीन का क्लस्टर कर दिया। अब मशीन का आपने क्लस्टर कर दिया तो मशीन की यहां पास क्या हो गई? परफॉर्मेंस बढ़ गई, क्योंकि आपने मशीन का क्लस्टर करके उसको एक लैन से जोड़ दिया, लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ दिया। तो मशीन का आपका कहना चाहिए परफॉर्मेंस, सिंपल अगर बात करें परफॉर्मेंस के टर्म में, तो परफॉर्मेंस बढ़ गई। मतलब जैसे कि अगर बात करो, हम पैरेलल सिस्टम की बात कर रहे थे, यहां भी अगर आप देखो तो क्लस्टर सिस्टम गैदर टुगेदर मल्टीपल सीपीयूज। ठीक है। सबके पास यहां देखो सीपीयूज है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। लेकिन ये किस लिए होते हैं? कंप्यूटेशनल वर्क करने के लिए। मतलब ये क्या करते हैं? मल्टीपल सीपीयूज या मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करके रखते हैं, क्लस्टर करके रखते हैं, जिससे कि हम कंप्यूटेशनल टास्क को अकम्प्लिश कर पाए, हाई एंड टास्क को अकम्प्लिश कर पाए। एक्चुअली में देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर्ड और हम ये जो एम्बेडेड सिस्टम की या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, ये एक्चुअली में साइंटिफिक टास्क के लिए होता है, नॉर्मल के लिए नहीं होता। नॉर्मल वाला तो हमारा वहीं तक आ गया, मल्टी कोर तक आ गया। ठीक है। यहां तो पर्पज ही अलग हो जाता है। तो cluster system differ from parallel system, however in that they are compared of two or more individual system coupled together। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि यहां भी अगर आप देखो तो यहां पास आपके पास क्या हो रहा है? सिस्टम को आप क्लस्टर्ड कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ठीक है। मल्टीपल सीपीयूज को जोड़ रहे हो। अब इनका जो कहना चाहिए, जो क्लस्टर का जो टर्मिनोलॉजी है, वो क्लस्टर आप कैसे करते हो? इन जनरल आप करते हो लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में तो आप क्या करते हो? सिंपल नोड्स बना देते हो, और नोड को अगर आपको बहुत हाई एंड प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने मल्टीपल नोड्स को क्या कर दिया? क्लस्टर कर दिया एक लैन के साथ। अब आप हाई एंड प्रोग्रामिंग जो एक सीपीयू के साथ नहीं कर पाते, वो क्लस्टर्ड कर देने के बाद आप कर पा रहे हो। ठीक है। इसमें भी आपको दो तरीके से आप इसको कहना चाहिए, या डिफरेंट तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो? अगर मान लो अब इसमें आपका कंप्यूटिंग करते वक्त एक नोड फेल हो गया,
तो बाकी जो क्लस्टर होंगे वो उस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड और इसमें दोनों में अंतर है। डिस्ट्रीब्यूटेड में यहाँ नेटवर्क से कनेक्टेड है, यहाँ ये लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब एसिमेट्रिक होगा तो बट ऑब्वियस है एसिमेट्रिक में एक को क्या बना दोगे, मास्टर, और बाकी हो जाएंगे स्लैब। अगर ये सिमेट्रिक वे में होगा तो बट ऑब्वियस सबके सबका क्या होगा, सब अपने अपने उसके, कहना चाहिए कोई भी मास्टर और स्लेव नहीं होगा, कोई प्रायोरिटी वाली बात नहीं होगी कि एक मास्टर बन गया और सबको काम असाइन कर रहा है, सिमेट्रिक होगा। और पैरेलल क्लस्टरिंग में क्या होगा, पैरेलली सीपीयू क्या कर रहे होंगे, पूरे पूरे शेयर्ड स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे होंगे और पैरेलली टास्क को एग्जीक्यूट करते जा रहे होंगे, ठीक है। तो क्लस्टर टेक्नोलॉजी का इसलिए यूज होता है कि क्लस्टर टेक्नोलॉजी में हम उसको सिमेट्रिकली भी यूज कर पाएंगे, ये सिमेट्रिकली भी यूज कर पाएंगे, ठीक है, जिससे स्टोरेज एरिया नेटवर्क जैसे फिनोमिना को आप अचीव कर सकते हो मल्टीपल होस्ट के टर्म में, या कहना चाहिए मल्टीपल स्टोरेज यूनिट के टर्म में। तो टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टर सिस्टम में वैसे ही ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और पैरेलल क्लस्टरिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी इनको तीन पार्ट में फिर डिवाइड किया जाता है। एक होता है लोड बैलेंसिंग, एक होता है फेल ओवर क्लस्टर, एक होता है हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं लोड बैलेंसिंग की, तो लोड बैलेंसिंग का ये मतलब हुआ कि जो एक क्लस्टर है अगर फेल होता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा, टोटल कंप्यूटेशनल वर्कलोड पे होगा, मतलब ये लोड बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर बेटर एबिलिटी चाहिए तो गेटिंग लोड बैलेंस इन बिटवीन द ऑल अवेलेबल कंप्यूटर सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ क्लस्टर all node can share their computational workload with other node so to get better overall performance। जैसे अगर हम वेब बेस्ड क्लस्टर की बात करें, can allot several different web queries for other different nodes। फेल ओवर क्लस्टर, फेल ओवर का मतलब क्या हुआ, all function of swapping application and data resources over from failure system to other OK system in the cluster, then it is known as fail over। मतलब अगर कोई भी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करोगे, जो भी क्रूशल सर्कमस्टांसेस है, एप्लीकेशन है, वो स्विच हो जाएंगे। फिर होता है हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, ये क्या करता है, अवेलेबिलिटी जो होती है उसको इंप्रूव करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा नोड्स, कैसे अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, बाय यूजिंग एक्स्ट्रा नोड्स फॉर यूजिंग टू रिप्लेस विद फेलियर कंपोनेंट। जैसे ही कोई फेल होगा उसकी जगह पे एक्स्ट्रा नोड आ जाएगा जो कि उसको हैंडल कर लेगा। सो दिस क्लस्टर सिस्टम गेट्स एलिमिनेट वन पॉइंट ऑफ फेलियर। एडवांटेजेस क्या होंगे बेटा इसके, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बेटर परफॉर्मेंस आ जाएगा, पैरेलल परफॉर्मेंस आ जाएगा, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस आ जाएगा, स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और लोड आप डिवाइड कर सकते हो, रिलायबल हो जाएगा, इजी टू कॉन्फ़िगर हो जाएगा, रिकवर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, और बेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी है बिकॉज आपके पास नोड अलग अलग हैं। लिमिटेशंस क्या है, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, बट ऑब्वियसली जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग आप अचीव करते थे, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, मल्टीपल सर्वर की जरूरत पड़ेगी, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया सारे के सारे किसके लिए हैं, ये सारे के सारे आपके हाई एंड प्रोग्रामिंग या साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए हैं। तो अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहले हमको समझना पड़ेगा नॉन रियल। नॉन रियल, नॉन रियल का मतलब ये हुआ कि सिंपल आपको आउटपुट से मतलब है, टाइम से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने क्या किया, एक प्रोग्राम रन किया और चला दिया, अब मुझे क्या मतलब है आउटपुट से, इसके टाइम से मतलब नहीं है। जब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो टाइम का फर्क पड़ेगा, टाइम मैटर करेगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। और क्या कहते हैं, जब कहना चाहिए साइंटिस्ट या साइंटिफिक कंप्यूटेशन लेवल की बात करते हैं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह यूज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम का मतलब है टाइम से, ठीक है। इसमें दो टाइप के टाइम होते हैं, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें टाइम का थोड़ा भी, कोई भी माइक्रो सेकंड भी हम क्या कहते हैं माइक्रो सेकंड का भी मार्जिन नहीं रख सकते। सॉफ्ट में थोड़ा सा मार्जिन चलेगा। हार्ड की मैं बात बताता हूं, जैसे कि अगर मान लो मिसाइल सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि मिसाइल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब मिसाइल सिस्टम हमें लॉन्च करना था और 5 सेकंड में लॉन्च होके वो क्या करना था, टारगेट को जाके हिट करना था, ठीक है, टारगेट को 5 सेकंड के अंदर हिट करना था। अगर थोड़ा भी टाइम का डिफरेंस आ जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टारगेट मिस हो जाएगा, ठीक है। तो मिसाइल सिस्टम कैसा है, हार्ड रियल
टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। वैसे ही बात करें फ्लाइट सिमुलेशन, फ्लाइट सिमुलेशन में भी अगर थोड़ा सा अगर टाइम का आपने ऊपर नीचे कर दिया तो यहां भी टाइम के कहना चाहिए थोड़ा सा भी डिले से क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो जहां आपको टारगेट अचीव बिल्कुल उसी पोजीशन उसी पर्टिकुलर टाइम पे करना हो, जैसे कि अगर कोई टारगेट हिट करना है मिसाइल से मुझे, और उसमें अगर थोड़ा भी डिले हो गया तो टारगेट हिट नहीं होगा, तो हमें टाइम का थोड़ा भी डिले पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम हार्ड सिस्टम कहते हैं। सॉफ्ट में क्या आ जाएगा, जैसे गेम आप खेलते हो, अब गेम में कार रेसिंग का गेम है, अब मान लो हार रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ा सा क्या किया, आपने जो मूव किया वो गलत डायरेक्शन में कर दिया। लेकिन यहां थोड़ा सा डिले चलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हार गए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी जगह जहां क्या कहते हैं टाइम जो है थोड़ा सा माइनर चल पाए, वो आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। और जो एम्बेडेड सिस्टम इसी से अटैच होता है, उसमें एक होता है बोर्ड सपोर्ट पैकेज, बीएसपी, बोर्ड सपोर्ट पैकेज। एक लेयर होता है सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक हार्डवेयर ड्राइवर्स होते हैं, स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या मेंटेन करते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को, या कहना चाहिए पर्टिकुलर हार्डवेयर के एनवायरनमेंट के। तो जब एम्बेडेड या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो आरटीओ ओएस कर्नल, आरटीओएस मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलेगा, और साथ में एक बीएसपी होगा, बोर्ड सपोर्ट पैकेज, जो कि स्पेसिफिक ड्राइवर का कलेक्शन होता है, जो फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए आप पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के होता है। और यहाँ कस्टम हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर रियल टाइम को, या कहना चाहिए हार्ड रियल टाइम को सपोर्ट करे। तो these type of OS serve real time system. The time interval required to process and respond to input is very small. This time interval is called response time, ठीक है, जिसको हम response time बोलते हैं। अब यहाँ response time जो है वो डिपेंड करेगा, real time system are used when there are time requirement that are very strict like missile system, air traffic control system, robot। अब इसमें दो टाइप है, हार्ड रियल जिसमें रिस्पॉन्स टाइम आप थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते, दीज ओएस आर मीन फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइम कंस्ट्रेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट and even the shortest possible delay is not acceptable. These systems are built for saving life, like automatic parachutes or airbags, which are required to be readily available in case of any accident. ठीक है, फिर सॉफ्ट रियल जहां पर टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट होता है। एडवांटेजेस क्या है, इसमें आप मैक्सिमम कंजप्शन करते हो, मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो डिवाइस और सिस्टम का, ठीक है, तो रिसोर्सेज के आउटपुट भी आपके मैक्सिमम मिलते हैं, ठीक है। टास्क शिफ्टिंग भी होती है, द टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम आर वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल इन ओल्डर सिस्टम इट टेक्स अबाउट 10 माइक्रोसेकंड इन शिफ्टिंग वन टास्क टू अनदर, एंड इन द लेटेस्ट वर्जन इट टेक्स 3 माइक्रोसेकंड्स। अगर टास्क शिफ्टिंग भी देखो ना तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत जल्दी से होता है, 3 माइक्रोसेकंड्स में, पता ही नहीं चलेगा आपको, 3 माइक्रोसेकंड्स है, सेकंड्स भी नहीं है। एप्लीकेशन पे रियल फोकस होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इन द एम्बेडेड सिस्टम, तो कहना चाहिए आप ऐसा कह सकते हो प्रोग्राम का साइज भी स्मॉल होता है, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट और अदर सिस्टम में यूज हो सकता है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये एरर फ्री होता है, लगभग में एरर फ्री होता है। जो मेमोरी एलोकेशन होता है बेस्ट होता है इसका, क्यों, क्योंकि आप इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम रखते हो वो बिल्कुल ही डिले मार्जिन बिल्कुल ही नेग्लेजिबल होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टास्क, अब बहुत कम ही टास्क होते हैं जो एक टाइम पे रन होते हैं, सो द कंसेंट्रेशन इज वेरी लेस, ठीक है। एल्गोरिथम बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर इसमें थ्रेड की प्रायोरिटीज भी होती है, क्यों, इट इज नॉट गुड टू सेट थ्रेड प्रायोरिटी एज द सिस्टम आर वेरी लेस प्रोन टू स्विचिंग टास्क, क्योंकि टास्क स्विच करने में इसमें मार्जिन आपका बिल्कुल ही कम है। तो जैसे कि अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताएं तो जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, वेपन सिस्टम, रोबोटिक्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर आपका मिसाइल सिस्टम, ये सारे के सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। फिर अगर अपन हैंडहेल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो जो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, जो भी आपका पाम डिवाइस है, जैसे आप टैब यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, वो सारे के सारे हैंडहेल्ड सिस्टम में आते हैं, ठीक है, जिनकी आपकी मेमोरी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, बट ऑब्वियस है क्योंकि वो आपका जो डिवाइस है वो भी आपका डिवाइस भी लैपटॉप की कंपैरिजन में बहुत छोटा है आपका, ठीक है। और करेंटली मेनी हैंडहेल्ड डिवाइसेस डू नॉट यूज वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स, ठीक है, जिससे कि आप क्या कहते हो लिमिटेड फिजिकल मेमोरी का भी आप यूज कर पाते हो। और इसमें आप जो प्रोसेसर की बात करते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो इनका
सिंपल अगर कंप्यूटर के टर्म में बात करें तो प्रोसेसिंग स्पीड, हम कंप्यूटर के टर्म में तो हम इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ चीजें हमको हाई पावर के साथ चाहिए, फास्टर प्रोसेसर के साथ चाहिए, ठीक है, और बैटरी कंजम्पशन भी चाहिए, बैटरी पावर भी चाहिए उसके साथ, जिसको हम बार बार यूज कर पाए। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो प्रोग्राम डिजाइन होता है वो आपका स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन के लिए होता है, ठीक है, और जो भी चीजें होंगी वो स्मॉल सबसेट के लिए होंगी, जिसको आप डिस्प्ले कर पाओ या डिलीवर्ड कर पाओ। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर और क्लस्टर में बस इतना ही अंतर है कि इसमें हमारे पास जो है ना नेटवर्क सिस्टम होता है, जो सिंपल बस इसलिए बनाया गया होता है कि हम एक दूसरे की फाइल को शेयर कर पाए, हाई एंड डिजाइनिंग के लिए नहीं है। सिंपल आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क में चीजों को मैनेज करना, यूजर ग्रुप बनाना, ठीक है, नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी के लिए इसको करते हो, ठीक है, मतलब जिसमें आप क्या कहते हैं, सिंपल शेयर कर पाओ प्रिंटर को, एप्लीकेशंस को, नेटवर्किंग फंक्शन को, प्राइवेट नेटवर्क को, उनको बस आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है, और सर्वर जो जो होगा, इसमें सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट होंगे, ध्यान रखना। सर्वर जो है वो क्लाइंट को मैनेज करेगा, तो सर्वर यहाँ एडमिन हो गया, तो सिक्योरिटी हाई होगी, ध्यान रखना, सिक्योरिटी हाई होगी, ठीक है। और इसको रिमोटली दूसरे लोग भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर प्रिविलेजेस हो तो, ठीक है। डिसएडवांटेज यही होता है कि सर्वर इसका कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, और यूजर को डिपेंड करना पड़ेगा सेंट्रल लोकेशन से बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए, और मेंटेनेंस और अपडेट जो है रेगुलर चाहिए, तभी जाके वो क्लाइंट को मैनेज प्रॉपरली कर पाएगा। जैसे कि अपन बात करें तो विंडोज सर्वर 2003, 2008, यूनिक्स, लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नोवेल नेटवेयर हो गया, बीएसडी हो गया, सारे के सारे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं।